मॉर्निंग बेटा, ये बेटा हम 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं और जो आज की हमारी हेडिंग है वो है बेटा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो सर यानी ब्रिटेन का एकीकरण। तो जो ब्रिटेन है बेटे यह भी यूरोप में ही पड़ता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रिटेन साम्राज्य था बेटा ये अनेक समाजों में बटा हुआ था। जैसे आप ये मानचित्र में भी आप देख रहे हैं कि यह अनेक समाजों में बटा हुआ था। उसमें जैसे अंग्रेज भी थे, जेट थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, यानी ढेर सारे समाज थे। और जब ये बेटा कोई भी समाज यानी कई हिस्सों में बटा होता है तो उसे हम नरजातियाँ भी कहते हैं। यानी जब साम्राज्य या जब बहुत सारे समाज में बटा हुआ हो कोई देश तो उसे नरजातीय भी कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन भी है कि नरजातीय किसे कहते हैं। इसके बाद बेटा जब औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति जो है बहुत बढ़ गई थी। यानी जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई यानी उद्योगों का अधिक मात्रा में खुलना हुआ तो अधिक होने के कारण ब्रिटेन की जो आर्थिक शक्ति थी यानी वहाँ का जो धन से संबंधित आर्थिक शक्ति थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट यानी वहाँ पर एक, क्योंकि हम एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच वहाँ पर एक समझौता हुआ था यानी कानून पास हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन। तो जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ तो उस समझौते को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट उससे यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। यानी क्योंकि हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, इतना जो समाज था ये कई हिस्सों में बटा हुआ था जिसे नरजातीय कहते हैं। इसको क्योंकि एकीकरण क्या होता है, इन सबको मिलाना। तो इन सबको मिलाने के लिए क्या हुआ, एक तो वहाँ पर उद्योग ज़्यादा मात्रा में हो गए जिससे यानी वहाँ की आर्थिक शक्ति बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक कानून यानी बीच एक्ट ऑफ यूनियन एक गठन हुआ, एक एक्ट पास हुआ। उसका एक्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसके बाद बेटा कुछ साल के अंदर ही आयरलैंड को इसमें जोड़ दिया गया। किसमें, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया। और जब आयरलैंड को भी इसमें जोड़ दिया गया तो ब्रिटेन जो है एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया यानी ब्रिटेन का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले क्या है, इंग्लैंड में जैसे स्कॉटलैंड जुड़ा और फिर आयरलैंड जुड़ा, फिर इससे यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ और इससे यानी वहाँ पर जो है ब्रिटेन में एकीकरण की स्थापना हुई। इसके बाद जब वहाँ पर यानी ब्रिटेन में राष्ट्र के निर्माण हो गया तो उस निर्माण होने के बाद वहाँ पर बदलाव किए गए। यानी जब ये जो समाज था उसमें बटा हुआ था तो जब एकीकरण वहाँ पर हो गया तो एकीकरण हो जाने के बाद बेटा उसमें कुछ बदलाव किए गए। उसमें बदलाव क्या किए गए, उसमें ये बदलाव किए गए कि वहाँ का जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय गान लिखा गया। दूसरा, अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा बना दिया गया। तीसरा, इसमें अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा बना दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन का जो राष्ट्र ध्वज था वो भी बना दिया गया। इसके बाद बेटा जो भी यानी 3 बदलाव किए गए, वैसे मुख्य और भी हैं। राष्ट्रगान लिखा गया, अंग्रेजी भाषा को वहाँ का मुख्य भाषा बना दी गई और ब्रिटेन का राष्ट्र ध्वज भी बना दिया गया। अब जो नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग है ये है राष्ट्र की दृश्य कला। दृश्य कला का अर्थ ये है बेटा जब जैसे यानी कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की पहल, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की पहल। यानी जैसे जब किसी अमूर्त विचार, जैसे अमूर्त यानी जिसकी कोई मूर्त ही नहीं हो, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच है, स्वतंत्रता है, ईर्ष्या है, मुक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के जरिए इंगित करना, यानी जैसे चित्र में के माध्यम से दिखाया गया है, यानी किसी भी चीज़ को इंगित करना, वो क्या नाम है, दृश्य कला या इससे रूपक भी कहते हैं बेटा। रूपक की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। जब किसी अमूर्त विचार यानी जिसका कोई मूर्त नहीं है, जिसके बारे में कोई विचार नहीं है, जैसे मान लीजिए आप लालच है, स्वतंत्रता है या ईर्ष्या है, मुक्ति है, को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए, यानी या तो हम व्यक्ति के जरिए दिखा सकते हैं या किसी वस्तु के जरिए दिखा सकते हैं, इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। जैसे
मान लीजिए आप टूटी हुई जंजीर को दिखाया गया चीज के जरिए, तो टूटी हुई जंजीर जो है बेटा वो स्वतंत्रता का रूपक होती है। उसी प्रकार जैसे जर्मन का जो आप देख सकते हैं, जो जर्मन था बेटा, जर्मन की का जो रूपक था, ये आप चित्र ये देख सकते हैं, ये क्या है बेटा, रूपक हैं ये तो जर्मन था जो ये, यानी चित्र के माध्यम से इनको इंगित किया गया है। तो जर्मन में क्या था, जर्मन की जर्मेनिया यानी दिखाया गया है। जैसे मैंने टूटी हुई जंजीर के बारे में बताया है, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में, यानी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो रूपक का प्रयोग किया गया, जैसे चित्रों के माध्यम से टूटी हुई जंजीर है, या ये जर्मन का रूपक जो जर्मेनिया को दिखाया गया, भारत का जैसे आप उदाहरण के लिए भारत माता के रूप में इंगित किया जाता है। तो इन सब रूपकों का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और उसको मजबूत बनाने में यानी सहयोग रहा। इसके बाद बेटा आपका आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो बेटा हमने राष्ट्रवाद तो बिल्कुल सभी का पढ़ा है, जैसे इटली का पढ़ा था, जर्मन का पढ़ा है, ब्रिटेन का पढ़ा था कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे कैसे उत्पन्न हुई। तो इसमें पढ़ते हैं हम साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद होता है बेटा जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, यानी जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, जैसे आर्मी है, आर्मी और यानी अन्य चीज़ों का प्रयोग करके, यानी जब अपने देश की शक्ति को बढ़ाते हैं तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक जो राष्ट्रवाद की भावना थी अब वह यानी साम्राज्यवाद में बदलने लगी थी, यानी 19वीं शताब्दी तक लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, लेकिन अब जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं तो हो गई, लेकिन वो अब अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। जैसे मैंने बता दिया, अपने क्षेत्र को, अपनी शक्ति को बढ़ाना। तो अब सभी में राष्ट्रवाद की भावना तो हो गई थी, एकीकरण हो गया था। तो अब सभी जो शक्तियां थी बेटा, जो बड़े बड़े देश थे, वे सभी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो जैसे 1871 में 71 के बाद जो यूरोप में बेटा गंभीर राष्ट्रवादी तनाव फैला, यानी यूरोप के देशों के, क्योंकि हम यूरोप के देशों के बारे में पढ़ा है ना हमने, तो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव वो जो है भावना या साम्राज्यवाद की भावना है वो बहुत अधिक तेजी से फैली। और अधिक तेजी से फैलने के कारण क्या हुआ, राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि हर क्षेत्र जैसे ब्रिटेन था, जर्मन था, इटली था, ये सभी अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था बेटा बाल्कन क्षेत्र। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय, यानी बाल्कन क्षेत्र को सभी जो जो ये देश थे अपने अंदर मिलाना चाहते थे बाल्कन क्षेत्र को। इसमें आधुनिक कौन कौन से थे, जैसे बाल्कन में शामिल था जैसे रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, यूनान था, स्लोवेनिया था, सर्बिया था, यानी ये आदि ये देश शामिल थे। और यूरोप में तेजी से फैल रहा था। इसका फायदा बड़े देश, यानी जब सभी यूरोप के जो देश थे बेटा, वे सभी इन क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाना चाहते थे। और इसका जो फायदा था, सबसे पहले तो बड़े देश ही उठाना चाहते थे, जैसे जर्मन, ब्रिटेन और रूस, यानी इन क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाना चाहते थे। तो जैसे बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे और ओटोमान साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विश्व, यानी जैसे अब जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें राष्ट्रवादी विचार के फैलने से जो ओटोमान साम्राज्य था बेटा, उसकी तो स्थिति यानी विघटन, उसका तो पतन हो चुका था, वो वहाँ का यानी राजा नहीं था। और बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र में, ये जो देश मैंने बताया है जर्मन, ब्रिटेन, रूस, ये बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने देश में शामिल या अपने अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। तो जब बाल्कन क्षेत्र को ये अपने अपने देश में शामिल करना चाहते थे तो इसके लिए अनेक युद्ध हुए, जिसके नतीजे कुछ भी नहीं जिसके मतलब युद्ध होने के बाद भी कुछ नहीं निकला इसका नतीजा। और इसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ बेटा। इनको जैसे मिलाने के, बाल्कन क्षेत्र को अपने अपने उस क्षेत्र में मिलाने के लिए अनेक युद्ध हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी निकला। लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ
और जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। फिर जैसे अब हमने एक एक करके पढ़ा है, ऐसे नहीं, फिर पूरे विश्व में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो राष्ट्रवाद की भावना है बेटा वो पूरे विश्व में फैल गई। तो आज बेटा आपका 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।